112 सिंह विला पर किलर्स का नजर रखना। आपने अभी तक पढ़ा। सुनील जी की बात को सुनकर सभी सुनील जी की तरफ देखते हैं। तभी ललित जी कहते हैं, हाँ सुनील मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में फर्स्ट आया था। तभी मयंक कहता है, अंकल आप तो मार्शल आर्ट में बहुत ही अच्छे होंगे। जिस पर सुनील जी अपनी तारीफ करते हुए कहते हैं, हाँ मुझे मार्शल आर्ट बहुत ही अच्छी तरह से आता है। अगर तुम सभी को मार्शल आर्ट के कुछ मूव सीखना है तो मैं सिखा सकता हूँ। सुनील जी अपनी तारीफ कर ही रहे थे कि तभी गीता जी कहती है, तुम सभी इनके बात पर ज़्यादा ध्यान मत दो, ये अपनी बढ़ाई ऐसे ही मारते रहते हैं। इधर गीता जी की बात को सुनकर सुनील जी का मुंह बन जाता है। तभी आकाश ललित जी की तरफ देखते हुए कहता है, ललित अंकल मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करना है। आकाश की बात को सुन ललित जी अपना सर हाँ में हिला देते हैं और फिर आकाश और ललित जी एक कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद ललित जी आकाश से कहते हैं, बोलो आकाश तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। तभी आकाश कहता है, ललित अंकल आप पर किसने हमला किया था? मुझे पता था कि वो कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं था, क्योंकि आपके शरीर में चाकू से काटने का भी निशान था। आकाश की बात को सुनकर ललित जी कहते हैं, हाँ आकाश मुझ पर हमला हुआ था। जब मैं वापस आ रहा था तो कुछ लोगों ने मेरे कार को रुकवा लिया था और मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उनसे बचकर कार से भाग गया था। लेकिन तभी मेरा एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। ललित जी की बात को सुनकर आकाश कहता है, तो ललित अंकल आप पर हमला क्यों हुआ था? आकाश की बात को सुनकर ललित जी कहते हैं, आकाश मेरी कंपनी मिलिट्री के लिए गन्स और वेपन बनाती है, इसलिए ही कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं। शायद उन्होंने ने ही उन लोगों को भेजा था जो लोग मेरे जान को लेना चाहते थे। ललित जी की बात को सुनकर आकाश कहता है, अंकल आप पर एक बार हमला हो गया है, शायद वो आप पर फिर से हमला कर सकते हैं, इसलिए आपको संभल कर रहना चाहिए। आकाश की बात को सुनकर ललित जी कहते हैं, ठीक है आकाश मैं अपनी सुरक्षा के लिए कुछ और लोगों को भी काम में रख लूंगा। उन लोगों ने मेरे सारे बॉडीगार्ड्स को मार दिया है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द कुछ अच्छे बॉडीगार्ड्स को ढूंढना होगा। ललित जी की बात को सुनकर आकाश हाँ में अपना सर हिला लेता है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि वही दूसरी ओर कुछ आदमी सिंह विला पर निगरानी रख रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, हम यहाँ उन सभी पर नज़र क्यों रख रहे हैं? हम ललित मल्होत्रा को अंदर जाकर क्यों नहीं मार देते? वैसे भी ये जगह एक ऐसी जगह में बना है जहाँ ज़्यादा लोग आते जाते नहीं है, और साथ ही हम ललित मल्होत्रा को मारकर आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं। तभी उनमें से एक लड़की कहती है, तुम बहुत बड़े गधे हो, ये सिंह विला है पूरी दुनिया के सबसे अमीर परिवार का घर, तुम क्या सोच रहे हो कि इस विला में ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होगी? वो लड़की उन सभी को लीडर थी। उस लड़की की बात को सुनकर वो आदमी कहता है, बॉस तो हम क्या करें? तभी वो लड़की कहती है, हम ललित मल्होत्रा का इंतजार करेंगे। तभी वो आदमी फिर से कहता है, लेकिन ललित मल्होत्रा को तो ठीक होने में 1 महीने से भी ज़्यादा समय लगेगा। उस आदमी की बात को सुनकर वो लड़की कहती है, तुम सच में गधे हो, वो अपने घर में कभी ना कभी तो जाएगा, और वैसे भी वो हमेशा सिंह विला में तो नहीं ही रहेगा। वो सभी बात कर रहे थे, लेकिन उन सभी को नहीं पता था कि कोई और भी है जो उन पर नज़र रख रहा था। इधर आकाश भी अपने सिस्टम की मदद से उन सभी की बातों को सुन रहा था। आकाश को रात में ही पता चल गया था कि बहुत से लोग सिंह विला पर नज़र रख रहे थे। तभी आकाश स्माइल करते हुए कहता है, अंकल चलिए हम कहीं घूमने चलते हैं। ललित जी को आकाश की बात कुछ समझ नहीं आती है, पर वो अपना सर हाँ में हिला देते हैं और फिर वो दोनों कमरे से बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद आकाश सभी को देखते हुए कहता है, ललित अंकल और मैं कुछ काम से बाहर जा रहे हैं। तभी आकाश अपने फ्रेंड्स को देखते हुए कहता है, तुम सभी बाकी लड़कियों को लेकर यूनिवर्सिटी चले जाना, मैं बाद में यूनिवर्सिटी आ जाऊंगा। आकाश के मॉम डैड उससे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आकाश वहां से चला जाता है। बाहर आने के बाद वो दोनों कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। जब वो सभी किलर ललित जी को बिल्कुल ठीक देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी एक और किलर उस लड़की से कहता है, बॉस ललित मल्होत्रा तो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। तभी वो लड़की कहती है, CH-113 सभी असैसिन्स मारे गए। 113 सभी असैसिन्स मारे गए। आपने अभी तक पढ़ा। अब आगे वो ठीक दिखाई दे रहा है या नहीं इससे हमारा कोई भी मतलब नहीं है, हमें उसे मारने का मिशन मिला है, इसलिए हम उसे मारकर ही रहेंगे। अब चलो हमें ललित मल्होत्रा का पीछा करना है। उस लड़की की बात को सुनकर सभी कार में बैठकर आकाश और ललित जी का पीछा करने लगते हैं। कुछ समय बाद आकाश की कार मुंबई से बाहर एक जंगली इलाके में पहुंच जाती है। तभी आकाश कार को रोक लेता है और वो कार से बाहर निकल जाता है। तभी वहां पर वो सभी आदमी आ जाते हैं। वो सभी लगभग 15 लोग थे। कार से उतरने के बाद आकाश और ललित जी को देखकर हंसने लगते हैं। सिर्फ उस लड़की के ही चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। तभी ललित जी उन आदमियों को देखकर कहते हैं, आकाश यही वो लोग थे जिन्होंने मुझ पर हमला किया था। ललित जी की बात को सुनकर आकाश उन सभी लोगों को देखकर कहता है, तुम लोग ललित अंकल को क्यों मारना चाहते हो? आकाश की बात को सुनकर वो लड़की सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, हमें ललित मल्होत्रा को मारने का मिशन मिला है, इसलिए हम उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। उस लड़की की बात को सुनकर आकाश स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें पक्का भरोसा है कि तुम ललित अंकल को मार सकते हो? आकाश की बात को सुनकर उनमें से एक आदमी कहता है, हम सभी 15 लोग हैं, हम तुम दोनों को आसानी से मार सकते हैं, और वैसे भी तुम एक नॉर्मल इंसान हो, तुम हम सभी से बच भी नहीं पाओगे। उस वक्त ललित मल्होत्रा भीड़भाड़ वाले इलाके में चला गया था, इसलिए वो उस वक्त बच गया था।
तभी आकाश कहता है तो तुम आगे बढ़ो और मुझे मार कर दिखाओ। आकाश की बात को सुनकर उनमें से एक आदमी आकाश पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। आकाश जान गया था कि ये सभी कोई साधक नहीं है, लेकिन इन सभी की ताकत नॉर्मल इंसानों से ज़्यादा है। जब वो आदमी आकाश पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो उस लड़की को कुछ गलत लगता है और वो उस आदमी को वापस आने के लिए कहने ही वाली थी कि तभी वो कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। इधर जब वो आदमी आकाश पर हमला करने के लिए उसके पास पहुंचता है तभी आकाश उस आदमी के हाथ को पकड़ लेता है और स्माइल करते हुए कहता है, तुम लोगों की ताकत नॉर्मल इंसानों से ज़्यादा है, तुम सभी शायद तक किसी जादुई संगठन से हो। इतना कहकर आकाश अपने हाथ में एक गन ला लेता है और उस आदमी पर चला देता है, जिससे उस आदमी की तुरंत ही मौत हो जाती है। उस आदमी को मरते हुए देखकर वो सभी आकाश पर हमला करने के लिए अपने अपने हथियार को निकाले ही थे कि तभी उस लड़की के साथियों के चीखने की आवाज़ आती है। तो वो लड़की पीछे मुड़कर देखती है तो वो और भी ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसके सभी साथियों के सर कटे हुए थे और वो सभी के सभी अभी तक मर चुके हैं। और वहाँ पर 4 लोग खड़े हुए थे, जिनमें से 2 लगभग 18-19 साल के लड़की और लड़का था और उनके साथ 2 आदमी और थे। वो कोई और नहीं बल्कि ईशा, ईशान, मोहित और धीरज थे। इधर ललित जी भी उन सभी को मरते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो अपने जगह से गायब हो जाता है और सीधा उस लड़की के सामने दिखाई देता है। जब वो लड़की अचानक आकाश को अपने सामने प्रकट होते हुए देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। तभी आकाश उस लड़की से कहता है, तुम कौन हो? आकाश की बात को सुनकर वो लड़की घबराते हुए कहती है, मेरा नाम प्रिया राजशेखर है और मैं ब्लैक कॉर्नर के 4 सक्सेसर में से एक हूँ। प्रिया की बात को सुनकर आकाश उससे पूछता है, ये ब्लैक कॉर्नर क्या है? जिस पर प्रिया कहती है, ब्लैक कॉर्नर एक ऐसा दल है जो सभी प्रकार के मिशन को लेकर उसे पूरा करता है। प्रिया की बात को सुनकर आकाश उससे कहता है, तो तुम्हारा कितना प्रतिशत चांस है कि तुम ब्लैक कॉर्नर की नई लीडर बन सकती हो? CH 114। आकाश ने प्रिया के दिमाग में सील लगाया। 114। आकाश ने प्रिया के दिमाग में सील लगाया। आपने अभी तक पढ़ा, अब आगे। आकाश की बात को सुनकर प्रिया कहती है, मेरा ब्लैक कॉर्नर का लीडर बनने के बहुत ही कम चांस है, क्योंकि लीडर बनने के लिए ब्लैक कॉर्नर के बुजुर्गों की समर्थन की ज़रूरत है, लेकिन मेरा समर्थन कोई भी बुजुर्ग नहीं कर रहा है। प्रिया की बात को सुनकर आकाश कहता है, मैं तुम्हें लीडर बनने में मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी सभी बातों को मानना पड़ेगा। इतना कहकर आकाश प्रिया के सर पर अपना हाथ रखता है और प्रिया के दिमाग में एक सिल लगा देता है। और फिर आकाश प्रिया को देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे दिमाग में एक सिल लगा दिया है जिससे मैं तुम्हें कभी भी मार सकता हूं, इसलिए तुम मुझे धोखा देने के बारे में कभी भी मत सोचना। और वैसे भी तुम्हें मेरा साथ देने के बदले बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं तुम्हें एक साधना तकनीक दूंगा जिससे तुम बहुत ही ज़्यादा समय तक जिंदा रह सकोगी, मतलब कि जब तक तुम्हें कोई नहीं मारेगा तुम तब तक जिंदा रहोगी, और साथ ही तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाओगी। प्रिया ये समझ गई थी कि आकाश उससे झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो महसूस कर सकती थी कि उसके दिमाग के ऊपर कोई सिल लगा हुआ है। तभी प्रिया कहती है, मैं कैसे ब्लैक कॉर्नर की लीडर कैसे बनूंगी? प्रिया के सवाल को सुनकर आकाश प्रिया के सर पर अपने उंगली को रखता है और फिर आकाश प्रिया के दिमाग में एक साधना तकनीक और वो सिल दूसरों पर कैसे लगाना है इसका ज्ञान डाल देता है। और फिर आकाश कहता है, मैंने तुम्हारे दिमाग में एक कल्टीवेशन तकनीक और उस सिल को कैसे दूसरों के दिमाग में लगाना है, और याद रहे अब से तुम्हें मुझे बॉस कहना है, और कैसे कंट्रोल करना है इसका पूरा ज्ञान डाल दिया है। वैसे प्रिया, क्या ये सभी तुम्हारे लोग थे? आकाश की बात को सुनकर प्रिया कहती है, ये सभी मेरे आदमी नहीं है, इन्हें तो बुजुर्गों ने मेरे साथ भेजा था, लेकिन बॉस अगर मैं अकेले वहां पर जाऊंगी तो वो सभी मेरे ऊपर शक करेंगे। प्रिया की बात को सुनकर आकाश कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो। इतना कहकर आकाश उस आदमी के पास जाता है जिस पर आकाश ने गोली को चलाया था। उस आदमी के पास जाने के बाद आकाश उस आदमी के शरीर के ऊपर अपने हाथ को रखता है और उस आदमी के अंदर अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को डालने लगता है, जिससे वो आदमी होश में आ जाता है। लेकिन वो आदमी आकाश को देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। आकाश ने उस आदमी के दिल के पास गोली को चलाया था, जिससे वो आदमी ऐसा लग रहा था कि वो मर गया है, लेकिन वो बस बेहोश हुआ था और अभी तक जिंदा था। तभी आकाश उस आदमी के सीने पर हाथ रखता है, जिससे थोड़ी ही देर में उस आदमी के सीने से गोली निकल जाता है और फिर आकाश उस आदमी के भी दिमाग में उस सिल को लगा देता है। तभी आकाश ने इस बार एक दूसरे ही सिल को लगाया था, जिससे आकाश उस आदमी को कभी भी कठपुतली की तरह कंट्रोल कर सकता है। उस सील को लगाने के बाद आकाश उस आदमी से कहता है, मैंने तुम्हारे दिमाग में एक सील को लगाया है जिससे मैं तुम्हें कभी भी मार सकता हूं, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम्हें प्रिया के साथ जाना है और उसकी जितनी हो सके उतनी मदद करनी है। आकाश की बात को सुनकर वो आदमी में अपने सर को हिला देता है। तभी आकाश प्रिया को टेलीपैथी से कहता है, प्रिया जब तुम ब्लैक कॉर्नर में जाओगी तो मैं कुछ समय बाद इस आदमी को मार दूंगा, जिससे बाकी लोगों को हम दोनों के बातों के बारे में पता न चले, और अगर वो सभी तुम्हारा विरोध करेंगे तो तुम मुझे बता देना, मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। अब तुम यहाँ से चली जाओ। आकाश का आदेश मिलने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी आकाश उन सभी की लाशों को देखकर कहता है, ईशा, ईशान और तुम दोनों इन लाशों को ठिकाने लगा दो। आकाश की बात को सुनकर ईशा और ईशान अपने पास से फायर ताबीज निकालते हैं और उन लाशों के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे वो सभी लाश तुरंत ही जलकर राख में बदल जाती है। जिसके बाद आकाश उन चारों को देखते हुए कहता है, 115
आकाश का निधि से बात करना। सभी लोग गए आकाश के विला। आपने अभी तक पढ़ा। तभी आकाश प्रिया को टेलीपैथी से कहता है, प्रिया जब तुम ब्लैक कॉर्नर में जाओगी तो मैं कुछ समय बाद इस आदमी को मार दूंगा, जिससे बाकी लोगों को हम दोनों के बातों के बारे में पता न चले। और अगर वो सभी तुम्हारा विरोध करेंगे तो तुम मुझे बता देना, मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। अब तुम यहाँ से चली जाओ। आकाश का आदेश मिलने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी आकाश उन सभी की लाशों को देखकर कहता है, ईशान और तुम दोनों इन लाशों को ठिकाने लगा दो। आकाश की बात को सुनकर ईशा और ईशान अपने पास से फायर ताबीज निकालते हैं और उन लाशों के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे वो सभी लाश तुरंत ही जलकर राख में बदल जाती है। जिसके बाद आकाश उन चारों को देखते हुए कहता है, अब आगे तुम चारों ललित अंकल को सही सलामत उनके घर तक छोड़ के आ जाओ। आकाश की बात को सुनकर वो चारों अपना सर हौ में हिला देते हैं। तभी ललित जी आकाश के पास आकर कहते हैं, आकाश ये सब क्या था और तुम सब ने ऐसा कैसे किया। ललित जी की बात को सुनकर आकाश उनसे कहता है, ललित अंकल हम सभी नॉर्मल इंसान नहीं है, हम 5 साधक हैं जो कि अमर होने के लिए साधना करते हैं। आकाश की बात ललित जी को समझ नहीं आती है। तभी आकाश फिर से कहता है, साधकों के पास नॉर्मल इंसानों से बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है और वो सभी ज़्यादा वक्त तक जिंदा रह सकते हैं। आकाश की बात अब ललित जी को समझ आ जाती है। तभी आकाश ललित जी से कहता है, अंकल अब आप इन चारों के साथ घर चले जाइए, ये चारों आपको सही सलामत घर तक छोड़ देंगे और आगे से आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आगे आप पर हमला नहीं हो। आकाश की बात को सुनकर ललित जी हौ में अपने सर को हिला देते हैं। जिसके बाद आकाश अपने स्टोरेज रिंग से एक कार को निकालता है, जिसे देखकर ललित जी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी आकाश ललित जी को कार में बैठने के लिए कहता है तो ललित जी कार में बैठ जाते हैं। जिसके बाद वो चारों भी कार में बैठ जाते हैं और फिर वो सभी वहां से निकल जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद आकाश अपने पॉकेट से अपने फ़ोन को निकालता है और निधि को फ़ोन करता है। कुछ ही समय में निधि फ़ोन को उठा लेती है और कहती है, कहिए बॉस आपने मुझे फ़ोन क्यों किया। निधि की बात को सुनकर आकाश कहता है, निधि मैंने जो तुम्हें काम बोला था वो हो गया है क्या। आकाश की बात को सुनकर निधि कहती है, बॉस मैंने चौधरी इंडस्ट्री के सभी शेयर होल्डर के शेयरों को खरीद लिया है, लेकिन चौधरी परिवार अपने शेयरों को बेचने के लिए तैयार नहीं है। निधि की बात को सुनकर आकाश स्माइल करता है और फिर निधि से कहता है, निधि तुम आज ही जेड सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर दो और साथ ही किंजल और एजे के साथ शाम को तुम मेरे विला में आ जाना, मुझे तुम तीनों से कुछ बातें करना है। जी बॉस। निधि के इतना कहने के बाद आकाश फ़ोन को कट कर देता है। जिसके बाद आकाश अपने कार में बैठकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है और जाते जाते करण को फ़ोन करता है। कुछ रिंग के बाद करण फ़ोन उठा लेता है। तभी आकाश कहता है, करण तुम सभी अभी कहाँ हो। करण, आकाश हम सभी यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकल गए हैं और कुछ देर में यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे। आकाश, ठीक है तुम सभी यूनिवर्सिटी से कुछ दूर पहले ही रुक जाना, मैं वही आ रहा हूं। आकाश की बात को सुनकर करण ठीक है कहता है। जिसके बाद आकाश फ़ोन को काट देता है। कुछ समय बाद आकाश मुंबई यूनिवर्सिटी के पास पहुंच जाता है। तभी रास्ते में आकाश को अपनी कार और एक और कार दिखाई देती है। कार के बाहर में वो सभी लोग खड़े हुए थे। तभी आकाश उन सभी के पास जाकर कार को रोक देता है और फिर आकाश कार से बाहर आ जाता है। तभी उस दूसरे कार को चलाने वाला ड्राइवर आकाश को देखकर उसे ग्रीट कर हुए कहता है, गुड मॉर्निंग छोटे मालिक। तो आकाश भी उस ड्राइवर को गुड मॉर्निंग कहता है और फिर उस ड्राइवर से कहता है, अब तुम सिंह विला वापस चले जाओ, मैं इन सभी को ले जाऊंगा। आकाश की बात को सुनकर वो ड्राइवर कार में बैठकर वहां से चला जाता है। तभी आकाश उन सभी को देखते हुए कहता है, तुम सभी कार में बैठ जाओ। आकाश की बात को सुनकर वो सभी दोनों कार में बैठ जाते हैं। कार में बैठने के बाद आकाश कहता है, करण तुम कार को मेरे पीछे लाओ। इतना कहकर आकाश कार को चालू करके अपने विला की तरफ ले जाने लगता है। तो करण भी आकाश के कार के पीछे कार को ले जाने लगता है। थोड़ी देर बाद सभी आकाश के विला के सामने पहुंच जाते हैं। तो आकाश कार को रोक देता है। आकाश को देखकर करण भी कार को रोक देता है। जिसके बाद आकाश कार से बाहर निकल जाता है। आकाश को देखकर सभी कार से बाहर निकल जाते हैं। तभी आकाश के दोनों कार विला के पार्किंग में चले जाते हैं। 116 फिजिकल ट्रेनिंग की क्लास आपने अभी तक पढ़ा। आकाश की बात को सुनकर वो ड्राइवर कार में बैठकर वहां से चला जाता है। तभी आकाश उन सभी को देखते हुए कहता है, तुम सभी कार में बैठ जाओ। आकाश की बात को सुनकर वो सभी दोनों कार में बैठ जाते हैं। कार में बैठने के बाद आकाश कहता है, करण तुम कार को मेरे पीछे लाओ। इतना कहकर आकाश कार को चालू करके अपने विला की तरफ ले जाने लगता है। तो करण भी आकाश के कार के पीछे कार को ले जाने लगता है। थोड़ी देर बाद सभी आकाश के विला के सामने पहुंच जाते हैं। तो आकाश कार को रोक देता है। आकाश को देखकर करण भी कार को रोक देता है। जिसके बाद आकाश कार से बाहर निकल जाता है। आकाश को देखकर सभी कार से बाहर निकल जाते हैं। तभी आकाश के दोनों कार विला के पार्किंग में चले जाते हैं। अब आगे उन दोनों कारों को विला के पार्किंग में जाता हुआ देखकर आकाश के तीनों दोस्त उसके पास आ जाते हैं। उससे कहता है, आकाश क्या ये विला तुम्हारा है। जिस पर आकाश कहता है, हाँ ये विला मेरा है। आकाश की बात को सुनकर वो तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी आकाश सभी से कहता है, चलो तुम सभी विला के अंदर चलो। आकाश की बात को सुनकर सभी विला के अंदर चले जाते हैं। जब वो सभी विला के अंदर जाते हैं तो वो उस विला को देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि ये विला जितना बाहर से खूबसूरत था उससे कई ज़्यादा ये अंदर से खूबसूरत था।
वो सभी अंदर जाने के बाद फ़ोन से सेल्फी लेने लगते हैं और सभी आकाश के पूरे विला को देखने लगते हैं। आकाश उन सभी को सेल्फी लेते हुए देखकर स्माइल कर रहा था। कुछ देर सेल्फी लेने के बाद सभी सोफे में बैठ जाते हैं। सोफे में बैठने के बाद वो सभी लड़कियां आकाश से कहती है, आकाश तुम्हारा विला तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारे मॉम डैड के विला जैसे। आकाश उन सभी लड़कियों की बात को सुनकर स्माइल कर रहा था। तभी आकाश उन सभी से कहता है, तुम सभी यहीं पर बैठो, मैं तुम सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स ले आता हूँ। इतना कहने के बाद आकाश अपने जगह से उठता है और किचन में जाकर कुछ स्नैक्स और फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकालता है और फिर सोफे के पास जाकर टी टेबल में उन सभी कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स को रख देता है, जिसके बाद सभी स्नैक्स खाने लगते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कुछ देर बाद वैभव कहता है, अब हमें यूनिवर्सिटी चलना चाहिए क्योंकि क्लासेस अभी शुरू ही होने वाली है। तभी वैभव आकाश को देखते हुए कहता है, आकाश तुम्हें पता है कि हमें फिजिकल ट्रेनिंग कराने के लिए मिलिट्री से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आई है। तुम यूनिवर्सिटी आने के बाद छुट्टी ले लिया था, इसलिए तुमने फिजिकल ट्रेनिंग के किसी भी क्लास में नहीं आए थे, इसलिए मिस नेहा तुमसे ज़रूर गुस्सा होगी। कल मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के लिए टेस्ट हो रहा था, इसलिए फिजिकल ट्रेनिंग की क्लास नहीं हुई थी। वैभव की बात को सुनकर आकाश कहता है, ठीक है, आज मैं फिजिकल ट्रेनिंग की क्लास के लिए चला जाऊंगा। जिसके बाद सभी आकाश के विला से यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद सभी यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं और फिर सभी क्लास में चले जाते हैं। क्लास में जाने के बाद आकाश अपने दोस्तों से पूछता है, विराट क्लास में क्यों नहीं आया है। आकाश के पूछने पर मयंक कहता है, आकाश पता नहीं कि वो क्लास में क्यों नहीं आया है। कुछ समय बाद टीचर अंजलि क्लास में इंटर होती है तो सभी स्टूडेंट अपने जगह से उठकर टीचर अंजलि को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तो टीचर अंजलि भी सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग विश करते हैं और फिर टीचर अंजलि अटेंडेंस लेती है, जिसके बाद वो सभी को पढ़ाने लगती है। ऐसे ही 2 क्लास यूं ही निकल जाती है। जिसके बाद सभी स्टूडेंट फिजिकल ट्रेनिंग के लिए यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में चले जाते हैं। जब आकाश ग्राउंड में जाता है तो वो अपनी फिजिकल ट्रेनिंग क्लास के टीचर को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट कर्नल नेहा मेहता थी। आकाश ने सोचा था कि नेहा नाम से कोई और फिजिकल ट्रेनिंग की क्लास लेने के लिए आई होगी। आकाश ने कभी भी नहीं सोचा था कि लेफ्टिनेंट कर्नल नेहा मेहता ही उनकी फिजिकल ट्रेनिंग की क्लास की टीचर होगी। जब सभी स्टूडेंट ग्राउंड में जाकर खड़े हो जाते हैं तो नेहा आकाश को देखकर स्माइल करती है, जिसके बाद नेहा सभी से कहती है, तो स्टूडेंट्स आप सभी पहले ग्राउंड के पूरे 5 राउंड लगाएंगे। नेहा की बात को सुनकर सभी दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ग्राउंड के 3 राउंड लगाने के बाद सभी थके हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन सभी आकाश को देखकर हैरान थे क्योंकि आकाश अभी तक बिल्कुल भी थका हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ समय में फिजिकल ट्रेनिंग की क्लास खत्म हो जाती है तो सभी अपने क्लास की तरफ चले जाते हैं, लेकिन आकाश क्लास में नहीं जाता है। सभी के जाने के बाद आकाश नेहा के पास जाता है और उससे कहता है, नेहा तुम यहाँ क्या कर रही हो। आकाश की बात को सुनकर नेहा कहती है, मुझे ऑर्डर मिला है कि मैं यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग की टीचर बनूं और आपकी जितनी हो सके उतनी मदद करूं। अब आगे क्या होगा। 117 आकाश और विराट निकले विराट के गांव की तरफ। 117 आकाश और विराट निकले विराट के गांव की तरफ। आपने अभी तक पढ़ा, अब आगे। नेहा की बात को सुनकर आकाश कहता है, ठीक है, तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम रह सकती हो। इतना कहकर आकाश वहाँ से जाने तभी नेहा आकाश को रुकने के लिए कहती है तो आकाश रुक जाता है, जिसके बाद आकाश पीछे मुड़कर देखता है तो नेहा आकाश से कहती है, ब्रिगेडियर आकाश, क्या आप मेरी एक काम में मदद कर सकते हैं। नेहा की बात को सुनकर आकाश कहता है, तुम्हें किस काम में मेरी मदद चाहिए और हो तुम मुझे सिर्फ आकाश कह सकती हो, तुम्हें मुझे ब्रिगेडियर कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आकाश की बात को सुनकर नेहा हो में अपना सर हिला देती है, जिसके बाद नेहा कहती है, ठीक है आकाश, क्या तुम मेरे नकली बॉयफ्रेंड बनके एक पार्टी में जा सकते हो। नेहा की बात को सुनकर आकाश उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो पूछ रहा हो कि तुम मुझे अपना नकली बॉयफ्रेंड क्यों बनाना चाहती हो और मैं तुम्हारा नकली बॉयफ्रेंड क्यों बनूं। नेहा इस बात को समझ जाती है कि आकाश क्या कहना चाहता है और फिर वो आकाश से कहती है, आकाश कल शाम को मेरे कॉलेज के फ्रेंड ने क्लास रियूनियन की पार्टी रखी है। वो सभी मुझे हमेशा बोलते थे कि मैं मिलिट्री में हूँ, इसलिए मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा, इसलिए मैंने उन सभी से झूठ बोल दिया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उसे क्लास रियूनियन पार्टी में लेकर आऊँगी। इतना बोलने के बाद नेहा थोड़ा रुकती है और फिर कहती है, तो आकाश, क्या तुम मेरे साथ क्लास रियूनियन पार्टी में मेरे नकली बॉयफ्रेंड बनकर जाओगे। नेहा की बात को सुनकर आकाश कहता है, ठीक है, मैं कल शाम को तुम्हारे साथ तुम्हारे क्लास रियूनियन पार्टी में जाऊंगा। आकाश की बात को सुनकर नेहा खुश हो जाती है, जिसके बाद नेहा कहती है, तो ठीक है, मैं तुम्हें कल शाम को यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से पिक कर लूंगी। नेहा की बात को सुनकर आकाश कहता है, ठीक है, मैं अब यहाँ से चलता हूँ। इतना कहकर आकाश वहाँ से सीधे अपने हॉस्टल की तरफ चला जाता है। जब आकाश अपने हॉस्टल में पहुंचता है तो वो देखता है कि विराट रूम में ही है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। ये सब आकाश महसूस कर सकता था। आकाश रूम के अंदर जाकर विराट से कहता है, विराट तू कहाँ चला गया था, मयंक ने तुझे कितना कॉल किया था। तभी विराट आकाश के पास आकर हिचकिचाते हुए कहता है, आकाश, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। विराट की बात को सुनकर आकाश कहता है, विराट क्या हुआ है, तुझे पैसे किस लिए चाहिए और तू इतना घबराया हुआ क्यों है।
आकाश की बात को सुनकर विराट के आंख से आंसू निकल जाते हैं और वो रोते हुए कहता है, आकाश मेरे पापा को ब्लड कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज का। मैं उन्हें पूरा मुंबई घुमाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। आकाश जानता था कि विराट एक खुददार इंसान है और वो ऐसे ही पैसे नहीं मांग रहा होगा। विराट की बात को सुनकर आकाश कहता है, विराट क्या तुम मुझे तुम्हारे पापा के पास ले जा सकते हो? शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। आकाश की बात को सुनकर विराट कहता है, ठीक है आकाश, तुम मेरे साथ मेरे गांव चलो। जिसके बाद दोनों हॉस्टल से बाहर निकल जाते हैं और फिर जब दोनों यूनिवर्सिटी के गेट के पास पहुंचते हैं तभी उन दोनों के सामने आकाश की कार आकर रुक जाती है, जिसे देखकर विराट चौंक जाता है। तभी आकाश कार के पास जाता है और कार के दरवाजे को खोलकर ड्राइविंग सीट में बैठ जाता है, जिसे देखकर विराट और भी ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि कार में कोई भी नहीं था, फिर भी कार चलकर उन दोनों के पास आई थी। तभी आकाश विराट को कहता है, विराट तुम भी कार में आकर बैठ जाओ। आकाश की आवाज़ को सुनकर विराट अपने सोच से बाहर आता है और फिर कार में बैठ जाता है। विराट के कार में बैठने के बाद आकाश विराट से पूछता है, विराट तुम्हारा गाँव कहाँ है? तुम कार में अपने गाँव का लोकेशन सेट कर दो। आकाश के कहने पर विराट कार में अपने गांव का लोकेशन सेट कर देता है, जिसके बाद वो दोनों विराट के गांव की तरफ निकल जाते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद वो दो विराट के गांव की तरफ जाने के रास्ते में पहुंच जाते हैं। अब आगे क्या होगा? मॉर्टल गॉड सिस्टम। तो रीडर्स आपको क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे?